जो दल लोकसभा में अभी कुछ महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वो अब इस हद तक क्यों चले गए कि सीधा सीधा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होने लगे। एक वर्ग की यह सोच उभर रही है कि जहां जहां बीजेपी है वहां हम हैं, जहां तीसरी पार्टी आती है वहां हम खत्म हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की तरफ जो मूवमेंट हुआ है, खास करके माइनॉरिटी वोटों का पूरे देश में और दलित वोटों का लोकसभा चुनाव के बाद, उससे आम आदमी पार्टी परेशान है। और कांग्रेस को लगता है कि ये मौका है कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी बढ़ी है, दिल्ली उसका गर्भनाल है, जो अमृत कुंड है, जहाँ से उसको ताकत मिली थी। कांग्रेस अब चाहेगी अपना कमबैक करना, क्योंकि शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार थी जो कांग्रेस में जब वो मुख्यमंत्री थी तो काफ़ी अच्छे से उस वक्त चली थी, तो कांग्रेस उस पर बैक कर रही है। कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि उसको उधार की जो दोस्ती है उस पर वो जो है पूरा कर्जा नहीं चुका सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? 32% का उसका मतदाता समूह इंटैक्ट। तो एक तरह से कहें अरविंद बड़े हुए खाते हुए कांग्रेस को। भाजपा कहाँ है? वो अपनी जगह इंटैक्ट। भारतीय जनता पार्टी तो उस समय सबसे सेफ स्टेज में, जितना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो पूरा कांग्रेस से गया हुआ वोट बैंक है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और देखिए, खबरों के खिलाड़ी में इस बार का मुद्दा है देश की राजधानी यानी कि दिल्ली का, जहां पर बहुत जल्द चुनाव होने हैं। अभी हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फरवरी के अंत तक सरकार बन जानी है। उसके पहले दिल्ली में सियासी दलों के बीच किस तरह की खींचतान दिख रही है। आपको याद होगा, लोकसभा में एक इंडिया गठबंधन बना था और उसी गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, किस तरीके से दोनों ही पार्टियों के बीच खींचतान हो रही है, एफआईआर जैसी तूतू में हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, देशद्रोही एंटी नेशनल तक बात चली गई है। सवाल यह है कि आखिर जो दल लोकसभा में अभी कुछ महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वो अब इस हद तक क्यों चले गए कि सीधा सीधा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होने लगे। और अगर ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं तो उसके मायने क्या है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की फंडिंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन एंटी नेशनल बता देते हैं अरविंद केजरीवाल को। उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस तरीके की सियासी बिसात बिछ रही है। और साथ ही साथ बात बीजेपी की भी होगी कि टिकट बंटवारे को लेकर इतनी उहापोह बीजेपी के अंदर क्यों नजर आ रही है। क्या बीजेपी एक बार फिर पहले ही इस तैयारी में है कि दिल्ली वो अपने हाथ से जाने दे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राजकिशोर जी हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत में करूंगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अब वही आम आदमी पार्टी कह रही है विधानसभा चुनाव की तमाम चीज़ों को देखते हुए कि कांग्रेस को बाहर निकाल देना है। नहीं, तो ये तो एक्सपेक्टेड था आदर्श जी, इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ही 15 साल की सरकार चलाने के बाद हटा के आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपनी सरकार बनाई थी। तो ज़मीन पर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई उसी समय से जारी है। ठीक है, इंडिया गठबंधन में एक बीजेपी को हराना एक कॉमन मजबूरी थी सभी पार्टीज़ की, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, गठबंधन में भी साथ रहे, लोकसभा में भी मिलकर दोनों लड़े। लेकिन जो मिल के लड़ने वाला इक्वेशन होता है वो विधानसभा में तो हमने और जगह भी नहीं देखा। बंगाल में नहीं दिखा था, ममता अपना अलग लड़ रही थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं थी। तो जब स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो इंडिया गठबंधन का हमने देखा है मतलब है नहीं ज़्यादा। और दिल्ली में तो जहाँ कांटे की लड़ाई है बिटवीन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, तो ये तो होना ही था। दूसरा ये भी कहा जाता है, मतलब ठीक है, अंदर हम इसको सब्सटैंशिएट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री कुछ हमें नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि केजरीवाल को प्रॉप अप किया ही था बीजेपी ने कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए। उनका वो सारा आंदोलन जो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन और वो लोकपाल मूवमेंट, वो सारा कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस का उसमें बैकिंग था, बीजेपी की बैकिंग थी। तो अगर कांग्रेस कह रही है बीजेपी इनको फंड कर रही है, या ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम हो गए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई हमें देखने को मिलनी ही थी और मिल रही है। अब ये लेकिन देखना है कि ये जो लड़ाई है इसका परिणाम क्या होता है। कांग्रेस
अब चाहेगी अपना कमबैक करना, क्योंकि शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार थी जो कांग्रेस में जब वो मुख्यमंत्री थी तो काफ़ी अच्छे से उस वक्त चली थी, तो कांग्रेस उस पर बैक कर रही है। आम आदमी पार्टी जब से आई सत्ता में तो इनकी तो एलजी के साथ लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हुई, इनकी सेंटर के साथ खींचतान कभी ख़त्म नहीं हुई। उस वजह से थोड़ा बीजेपी में दिल्ली के लोगों ने सफ़र किया है, ये भी हमने देखा है। आए दिन कूड़े के ढेर लग जाते हैं, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं या दूसरी समस्याएं हैं। तो कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि शायद इस बार फिर से उसका मौका आ जाए दिल्ली में। तो लड़ाई तो होनी ही है, और आपसी लड़ाई में हर तरह के चार्जेस लगते हैं, कोई सोच के तो चार्जेस लगाता नहीं है। एंटी नेशनल बोल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की राजनीति में, तो किसी को एंटी नेशनल बोल दिया, किसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो अब ये चलता रहेगा जब तक दिल्ली का इलेक्शन खत्म नहीं होता है। मैं इसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। इंडिया ब्लॉक तो दिल्ली के एज फार एज इलेक्शन कंसर्न है बिल्कुल ही बेमानी है, उसका कोई इंडिया ब्लॉक ऐसा कुछ नहीं है कहीं। इसको लेकर देखिए चर्चा कई बार खबरों के खिलाड़ी में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और आप सभी खास मेहमान कई बार ये बात कह भी चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दल चैरिटी के लिए नहीं है। लेकिन जब बात नैरेटिव बनाने की होती है, लोकसभा में आप एक अलग नैरेटिव बना रहे होते हैं, यहाँ पर ठीक है वो नैरेटिव नहीं भी बन रहा है, लेकिन लड़ाई जब आ जाती है, एक पक्ष कहता है कि आप एंटी नेशनल हैं, दूसरा पक्ष तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर देता है उनके ऊपर कि भैया हमको इंडिया ब्लॉक से ही निकलवा देंगे, नेतृत्व भी जोड़ देता है कि नेतृत्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में क्या बीजेपी के लिए आसान रास्ता है, लेकिन बीजेपी भी अभी अपनी उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पाई अवधेश सर? मैंने तो कभी नहीं कहा हो कि पॉलिटिकल पार्टी चैरिटी के लिए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को चैरिटी के लिए ही होना चाहिए, ये अलग बात है कि वो है नहीं। तो कि ये अब देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में जो समझदार लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, जो अपनी पार्टी का भविष्य समझते हैं, जिनके अंदर ये भाव नहीं है कि स्वयं को नष्ट करके भी हमको हमारा पहला का और मुख्य काम नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी को नेस्तनाबूद करना है, उन सब की ये पीड़ा है कि नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह क्या हमने एक दिन बजाय 49 दिन का समर्थन दिया, हम ही साफ हो गए, और नायक जो है ऐसा नायक बन के खड़ा हो गया कि हमको लीलते लीलते यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम दिल्ली में शून्य हो गए। और जो दिल्ली के पुराने नेता हैं जो यहाँ एक्टिव थे, वो अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह जानते हैं, एनजीओ के माध्यम से सब एक एक मंच पर रहे हैं। संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, अरविंदर सिंह लवरी हो, वो इनके एक एक रग से परिचित है। ये उस समय भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो टोटल शीला दीक्षित और कांग्रेस और यूपीए पर आरोप लगा के ही आ रहे थे। आज वो दूसरे को देशद्रोही, उनके कहने समस्या, वो क्या क्या बोले हैं किसके बारे में, प्रणब मुखर्जी तक के बारे में, राष्ट्रपति पर भी क्या टिप्पणियां की हैं। तो कांग्रेस की पीड़ा है, और कांग्रेस को यही करना चाहिए था बहुत पहले से कि हमारी पॉलिटिक्स अगर दिल्ली में वापस पानी है। तीसरा कि कांग्रेस के अंदर एक वर्ग की यह सोच उभर रही है कि जहां जहां बीजेपी है वहां हम हैं, जहां तीसरी पार्टी आती है वहां हम खत्म हो जाते हैं, और वो इसलिए बीजेपी से लड़ो, लेकिन ये हमको खत्म नहीं है हम सब जगह। अगर जहां जहां हम समाप्त हुए हैं तो वो उन दो कारण हुए, तो ये एक भाव वही पनप रहा है। तो इसके कारण एक कांग्रेस उठ के खड़ी होने की कोशिश कर रही है। और जो कुछ अजय माकन जी ने कहा है, देखिए अजय माकन को कांग्रेस की हायरार्की में आप देखेंगे तो तीसरे चौथे स्थान पर हैं। कोषाध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, पुराने अनुभवी नेता हैं, तो वो कोई दिल्ली के नहीं, सेंट्रल लीडरशिप है। अगर उन्होंने सेंट्रल लीडर हैं, अगर उन्होंने कोई शब्द प्रयोग किया है और कुछ श्वेत पत्र दोनों पार्टियों के बारे में जारी किया है, तो हमको तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए कि कांग्रेस का अधिकृत मत है कि केजरीवाल जी देशद्रोही हैं। अब वो देशद्रोही हैं, कांग्रेस प्रमाणित करेगी, ये उन दोनों के विषय की बात है। तो अब इसमें जो आगे आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि या तो आप उनको सस्पेंड करिए, पार्टी से हटाइए, या हम इंडिया ब्लॉक से आपको हटाने की घोषणा करेंगे। तो ये आगे जो जा रही है कि अब इंडिया INDIA को लेकर के जो पहले से एक मरमरी शुरू हुई थी महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि ममता बनर्जी जी ने 9 दिसंबर को बयान दे दिया कि भाई मैं तैयार हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल यहीं से संभालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शरद पवार जी ने कहा कि इस पर बात होगी, किसी ने कहा मिलने जा रहे हैं, लालू जी ने कहा ममता को सौंप दो। तो वो जो एक पहले से थी, क्योंकि वो जो जुटान था उसमें कोई भी एक बड़े लक्ष्य के लिए जुटान नहीं था कि पॉलिटिकल बड़ा लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। वो जो एक सेकुलरिज्म और हिंदुत्व और RSS को लेके जो एक पैथेटिक लेवल पर, माने वो जो एक मतलब
बीमारी के मानसिक रोग के स्तर पर जो अंदर घुसा हुआ है, उसके कारण था कि नरेंद्र मोदी को हटाओ ना तो सत्ता में नहीं रहेंगे। अब वो धीरे धीरे वो स्थिति नहीं बन रही है, तो उसमें कोई कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए थोड़ा तैयार है। लेकिन दिल्ली की ये जो लड़ाई है, कांग्रेस की जो लड़ाई है, ये आने वाले समय में थोड़ा भी उसका प्रभाव होगा। इस बार के चुनाव में कितना होगा अभी कहना कठिन है। तो दिल्ली में शायद धीरे धीरे एक स्थिति बनेगी कि कांग्रेस का अपना एक स्टैंड होगा, कुछ सीटें वो जीतने की स्थिति में आएगी। आम आदमी पार्टी अंदर से इस समय थोड़ा असहज महसूस कर रही है, क्योंकि पार्टी के भीतर भी हुआ कि भाई इतना तो जो हुआ है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो हुआ है, तो वो भी उनके ऊपर एक दबाव है। और इस कारण लास्ट लाइन में कह रहा हूं कि इस लड़ाई में जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है, इतने सालों में किसी सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई, सड़कों पर आप साइड में देखिए पेंटिंग नहीं हुई, एक भवन की पेंटिंग इस काल में नहीं हुई है, जितने फुट ओवर ब्रिज है वो खतरनाक स्थल पर पहुंच गए हैं, जो बिजली के जो बॉक्स होता है वो सब गिर रहे हैं, पाइप के पानी को जोड़ के चलाना पड़ रहा है। इस कोलैप्स होने पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप गाड़ी से चलना चाहे तो 2 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक स्पीड में और चलते हुए दिल्ली के किसी क्षेत्र में चले जाइए, लुटियंस को छोड़ के नहीं है। इस पर बात नहीं हो पा रही है। इस पर बात होनी चाहिए ना, विधानसभा का चुनाव है, इस पर तो ज्यादा जोर शोर से बात होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो सवाल यह है राजकिशोर सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ती हुई दिख रही हैं, बीजेपी शायद इसमें बीच का रास्ता तलाशते हुए दिख रही है। उम्मीद कहीं ना कहीं दिख रही है कि भाई 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी होगी, नाराजगी होगी, हम फायदा उठा लेंगे। लेकिन अभी तो आप टिकट बंटवारे पे भी नहीं आ पाए हैं, या उम्मीदवार कौन होगा। ठीक है, घोषित तौर पर बहुत सारे लोगों को नाम पता होंगे, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर जिस तरीके से कम रणनीति अरविंद केजरीवाल की थी कि अभी से जाकर उनके जो उम्मीदवार हैं वो लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए, लेकिन वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश, यानी कि अगले शब्द अलग शब्दों में कहें तो उनको अपने मुद्दे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बात ठीक है। अक्सर जब हम लोग हेडलाइन बनाते रहे तो एक पहली लाइन आती किसी भी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कि चुनावी तैयारियों में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनावी तैयारियों में क्या किसी नई रणनीति के साथ आ रही है, क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट है, ये देखना और समझना होगा, जिसकी जानकारी मुझे लगता मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तमाम जो कार्यकर्ता छोटी छोटी बैठकें जो इन्होंने तमाम प्रयोग किए थे हरियाणा में और महाराष्ट्र में, उस तरीके से बैठकों की सूचना मेरी कल ही कुछ लोगों से बात हुई थी, जब मैं शो करने जा रहा था उस समय बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली में खास तौर से जब चेहरा अरविंद केजरीवाल हो, भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन चेहरा अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा भले ना दे पाई हो, उसको लग रहा है कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के बूते इस तरीके से काम कर ले जाएगी, तो मेरी तरफ से जवाब इसका आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ आपको वहां पर रणनीति दिखानी पड़ेगी और कहीं दिखना चाहिए। तो कम से कम अभी भारतीय जनता पार्टी निराश करती उस लिहाज से दिखाई पड़ रही है। अभी चर्चा हो रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ही वोट खाकर, कांग्रेस का धरातल लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना परचम बुलंद करके रखा हुआ है। कांग्रेस के सामने जब लोकसभा चुनाव था तो इंडिया ब्लॉक जो उनका बना था, जो अब खंड खंड हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, उसमें उनके सामने एक चेहरा था नरेंद्र मोदी। अब तो चुनाव 2029 में है ना, तो 2029 में जब चुनाव है तो ये कांग्रेस के लिए भी आवश्यक है कि वो अपनी जमीन धीरे धीरे पाने की कोशिश करे जहां पर उसका धरातल मजबूत रहा है। और एक बात आप समझिए, क्षेत्रीय दलों को जो चिंता है इंडिया ब्लॉक में, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चिंतित हैं वो कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से इतना खुलकर कभी उसने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की, वो सर्वहारा टाइप की पॉलिटिक्स करती रही। अभी जमाते इस्लामी को भी वो साथ में अपने चुनाव में लेकर चल सकते, फिलिस्तीन पे बात कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो वहां पर लगातार हो रही हैं, तो ये जो तमाम जो उनके साथ में राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, उनकी चिंता का सबब यह है कि भाई लोकसभा चुनाव में अगर आप 2019 के आंकड़े देखें तो उसमें तो कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी की तुलना में बेहतर था ना। तमाम सीटों पर अगर आप जाएंगे तो, और वो सीटें कौन सी वो भी देख लीजिए। अब कांग्रेस ने यह समझ लिया है कि उसको उधार की जो दोस्ती है उस पर वो जो है पूरा कर्जा नहीं चुका सकती है वो, तो उसने अपनी जमीन पहले मजबूत करने की ये जो रणनीति बनाई। और अजय माकन का दिल्ली में इस तरीके से मुखर होना अपने आप में बड़े संदेश देता है। लेकिन इससे ज्यादा संदेश ये है कि उन्हीं अजय माकन पर जब वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो राहुल गांधी वहां पर बैठक में क्या कह रहे हैं कि अजय माकन के हाथ
मजबूत कीजिए, मतलब चंदा भी दीजिए, हाँ। बंदा भी दीजिए, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह सकते थे कि आप कोषाध्यक्ष में कोष में पैसा दीजिए, लेकिन अजय माकन का नाम लेकर जब उन्होंने कहा तो ये मैसेज अरविंद केजरीवाल और अपने कार्यकर्ताओं के लिए मूल था। और आम आदमी पार्टी की जो समस्या है ना आदर्श, वो समस्या ये नहीं है कि क्या कह दिया उन्होंने राष्ट्र विरोधी, कहने को तो बहुत कुछ कहते रहे हैं। वो असली समस्या जो 47 टिकट उन्होंने जो बांटे हैं ना, बहुत शानदार टिकट बांटे हैं कांग्रेस ने। जिस तरीके से घेरेबंदी की है उन्होंने, मतलब संदीप दीक्षित को वहां पर उतारना, अच्छा शीला दीक्षित और अजय माकन में बहुत कुछ चलता रहा होगा, लेकिन अब सत्ता नहीं है, 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। अब मिलकर एक कॉज के लिए तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल को पहले हराओ, फिर उसके बाद ही तो आप भाजपा से लड़ पाओ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम कई राज्यों में छोटी छोटी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत में सहायक होते नजर आए हैं, भले वो चाहते ना हो। लेकिन कांग्रेस का जो पतन हुआ उसमें एक बड़ी भूमिका, तो उनको लगता है कि अब इस बार ये जो कांग्रेस वैसे घास होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की जो घास है उनके लिए, जो राजनीतिक अभ्यारण्य में जो आ गई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहा है। प्रतिबद्ध है। और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की अगर स्थिति देखें तो उनके पास तो खोई जमीन पाने वाली स्थिति है, उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन हर्षवर्धन सर जिससे और इशारा कर रहे थे राजकिशोर सर, दिल्ली की सीटों को अगर हम देखें या दिल्ली के चुनावी गणित को अगर हम देखें, ये जिस तरह की बयानबाजी खास करके कांग्रेस आपके बीच में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी डर दिखता है। कांग्रेस लोकसभा के आसपास से जिस तरीके की राजनीति करती आ रही है, क्या ये सब कुछ वोट बैंक के लिहाज से हो रहा है? क्योंकि वोट बैंक तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा ना चुनाव में, कौन सा वोट बैंक किधर जा रहा है, नेता पार्टियां टिकट भी तो इसी हिसाब से बांटती हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले दिल्ली कैसे बदली है उसको 2 लाइन में समझ लेते हैं। पहले 2013 में भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें और 7 सीटें आई किसकी? कांग्रेस पार्टी। 7 या 8 सीटें। अरविंद जी ने कसम उसम खाई थी, लेकिन कांग्रेस से कर लिया समझौता। कांग्रेस ने समझौता तो किया, उनको लगा था कि हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनसे बड़ा शातिर नेता आ चुका है। ऐसा निपटाया कि 15 में कांग्रेस शून्य हो गई, 20 में कांग्रेस शून्य हो गई, भारतीय जनता पार्टी भी 3 और 7 रह गई, यानी 15 में 3 विधायक और 20 में 7 विधायक। अब 7 विधायक। अब सवाल यहाँ 63 और 7 था, 63 7 70। तो अब अगर उसको देखें तो जरा आप इसको सोचिए कि मत प्रतिशत क्या रहा। 26, 10 के ऊपर और 4.96 मेरे ख्याल से, मतलब 5% से कम रह गई थी 2020 में। भारतीय जनता पार्टी कहां है? 32% का उसका मतदाता समूह इंटैक्ट है। तो एक तरह से कहें अरविंद बड़े हुए खाते हुए कांग्रेस को। भाजपा कहां है? वो अपनी जगह इंटैक्ट है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा के पास चेहरा नहीं इसलिए बड़ा खराब कर रही है, ऐसा नहीं, ये भ्रम है जो हम पत्रकार तथ्यों की अनदेखी करके टीवी की डिबेट में या ऐसे चर्चा में बोल देते हैं। इससे बचना चाहिए। दूसरा, एक और आरोप लग रहा है कि बी टीम कौन है। ये भी एक मूर्खतापूर्ण तुकबंदी है। कोई किसी की बी टीम नहीं होता है। आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्टर कहे कि हम जल्दी से ब्रेक करके रिपोर्ट आए, दूसरा कहे कि नहीं वो तो दूसरा वाला रास्ते में खड़ा हो गया इसलिए तुम्हारा लाइव अच्छा नहीं हुआ। मतलब ये मूर्खतापूर्ण तुकबंदी है, हमको इससे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को 1 सीट नहीं दी, लेकिन सभी 403 सीटों पर आप लड़ी। तो क्या आप वहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के साथ नहीं, विरोध में लड़ी। तो क्या वहां आम आदमी पार्टी, वहां तो रॉ के जरिए सरकार बनाए। तो अगर ये आम आदमी पार्टी कहे कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम हो गई, यानी नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी निर्देश लेते हैं, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। अब ये मूर्खतापूर्ण बात नेता कब करते हैं? जब उनको लगता है हमारी कुर्सी जाने वाली है। ये समझ लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास हिला हुआ। और अब समय बदल गया ना। देखिए आदर्श जी, होता क्या है, अब सोशल मीडिया 3 मिनट में आपके पास आ जाता है। उन्होंने कहा कि वो पानी हम पिएंगे, टोटी में जाके चुल्लू भर पी लिया। लोगों को 19 वाला वीडियो आ गया, नल का पानी मंगाया ग्लास में, कहा नल वाला ही है ना, 3-4 बार पूछा, अब पता चला वो वीडियो सामने आ गया। भाई अब आप वैसे बेवकूफ जनता को नहीं बना सकते। अच्छा, आजकल हम लोग तो फिर भी टाइम लगता है, अभी जैसे आप कुछ कहें तो खोजने में समय लगे। आज की जो जिसको मिलेनियल कहते हैं, यंग जनरेशन कहते हैं, जनरेशन जी जिसको कहते हैं, वो तो सब रखे हुए हैं ना, उसको आप समझ रहे हैं, वो सब निकाल के दे देती। अरविंद जी का जो आवरण था वो ध्वस्त हो चुका है। और अगर राहुल गांधी ने कृपा नहीं की, मैं दोहरा रहा हूं, इसको संभाल के रख लीजिएगा, आगे काम आएगा। राहुल गांधी ने कृपा नहीं की तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति समापन की ओर है। डू और डाई।
मरण जीवन मरण की अवस्था है। और जो वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकालेंगे, तो कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, खाना खाने को कहते हैं बड़ा कौर मत खाओ, गले में अटक जाएगा। तो औकात के बराबर खाना चाहिए और औकात के बराबर बोलना चाहिए। 2-3 सांसद वाली पार्टी 99 सीट वाली पार्टी को निकाल देगी तो ये औकात से ज्यादा खा लेना है, गले में अटकेगा तो जान भी जा सकती है। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो बड़ा अहम हो जाता है। आपके पास आ रहा हूँ समीर सर। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की अपनी लड़ाई चल रही है दिल्ली में, कम से कम बीजेपी के लिए एक बड़ा सेफ पैसेज दिख रहा था, लेकिन बीजेपी कहाँ या बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि अभी तक एक सीट बंटवारे पर बात नहीं हुई। राजकिशोर जी कह रहे थे कि चेहरा दिल्ली में वैसा नहीं है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि चेहरा, क्योंकि संगठन है, वोट बैंक इंटैक्ट है, तो चेहरा अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली राजधानी में जब आप चुनाव में उतरेंगे, अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, कांग्रेस अभी चेहरे को लेकर बात नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी क्या पीएम मोदी के चेहरे पर जाएगी, वही रणनीति अपनाएगी लोकसभा वाली, या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि अभी तो इंतजार लगातार उसी का हो रहा है। देखिए, पहला चुनाव है 2013 2015 अगर देखें 15-20 के बाद, कि जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर हावी हो रही है, और वो इस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो 2015 में सरकार बना गए थे। 2020 में उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, कि 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने के बाद तीसरी बार भी बहुत ताकतवरता से चुनाव लड़े और उसके बाद भी 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और सरकार बनाने में सफल रही है। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि इस बार उन्हें वह जमीनी स्तर पर सफलता या सहयोग जनता का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे जिसके दम पर वो 2 साल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा था, वह जनता के सामने वो परिणाम में कन्वर्ट नहीं कर सके थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय सबसे सेफ स्टेज में, जितना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो पूरा कांग्रेस से गया हुआ वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर है। इनकी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला है। जो भी शिफ्टिंग होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर होगी। कांग्रेस जितनी मजबूर होगी, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक उतना कमजोर होगा। और ये हम हर जगह रहा है, चाहे वो गुजरात का आप चुनाव देखो या कहीं और देखो, जहां भी कांग्रेस कमजोर हुई है, वो आम आदमी पार्टी जहां जब चुनाव लड़ी उसके सामने तो उसको कमजोर किया है। गुजरात का इसका बड़ा एक उदाहरण है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अभी बहुत अच्छी स्टेज है कि कांग्रेस ने समय रहते 47 टिकट डिक्लेयर कर दिए और बहुत अच्छे उम्मीदवार उन्होंने वहां पर उतारे। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती थी कि इतने पहले टिकट डिक्लेयर करती थी। ये बता रहा है कि कांग्रेस इस बार 2 बार खाता ना खोलने के बाद इस बार दिल्ली में गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उन्हें लोकसभा में जिस तरीके से 99 सीटें आई थी। देखिए, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो मजबूरी था। दोनों को मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हमें मिलकर लड़ेंगे तभी टिक सकते, और उसमें केजरीवाल का यह स्वार्थ था कि दिल्ली में कम से कम 1 सीट जीत गए तो जहां उनकी सरकार है वहां एक सांसद भी उनके लिए मिल जाएगा। उनकी मजबूरी थी कि लोकसभा में उन्हें अपना सांसद बढ़ाना था। विधानसभा में केजरीवाल जानते हैं कि जितने भी विधानसभा दिल्ली के हुए, 2015 का हो या 2020 का, दोनों जो केजरीवाल ने सरकार बनाई है, उसमें स्पष्ट बहुमत केजरीवाल को, मतलब प्रचंड बहुमत मिला, एक तरफा मैंडेट केजरीवाल को मिला। तो केजरीवाल जानते हैं कि अगर मेरा थोड़ा वोट बैंक भी टूटा तब भी मैं अकेले सरकार बनाने की स्थिति में हूं। और कांग्रेस स्टेज में नहीं है कि वो 15 से 20 सीटें जीत सके। वहां पर उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी समस्या यह है कि केजरीवाल को वो एंटी हिंदू या मुस्लिम तुष्टीकरण का जो लेबल है वो केजरीवाल पे चिपका नहीं सकती। वो नोट के ऊपर लक्ष्मी का फोटो लगाने की बात करते हैं, वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि केजरीवाल को आप एंटी मुस्लिम बता नहीं सकते, जिससे आप हिंदू वोटों का कांसोलिडेशन अपने पक्ष में कर सको। दूसरा, जो उन्होंने फ्री के जो रेवड़ी कल्चर जिसका वो गर्व करते हैं, और रेवड़ी कल्चर की फिर बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरी रेवड़ी स्कीम के खिलाफ वो नई स्कीम लेकर आए। जिस तरीके से उन्होंने सब फ्री में दिया और एक अपना जमीनी स्तर पर वोट बैंक बना लिया है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली, ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ कि 6-8 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो और मैंडेट इतना एक तरफा दोनों पक्ष में जाए। लोकसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है और 8 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव हो तो एक तरफा केजरीवाल को चला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील काम में नहीं आती है, अमित शाह की चाणक्य नीति काम में आती है, संघ का संगठन काम में नहीं आता। संघ तो हर बार काम करता है। 2014 में भी संघ ने काम किया था, 2015 में भी किया था, 2020 में भी संघ ने काम किया था, लेकिन वो सब फेल हो जाता है। तो ये इस तरीके से जनता का जो क्लियर कट बटा हुआ मैंडेट है कि लोकसभा में एक तरफा मोदी जी को देंगे 7 सीटें और विधानसभा में एक तरफा केजरीवाल को देंगे। इससे निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। केजरीवाल के चेहरे के सामने आपके पास कोई चेहरा नहीं है।
कभी आप किरण बेदी को लेकर आते हैं, कभी फिर उसके बाद चलता है कि भाई इस बार स्मृति ईरानी आ सकती है या कोई दूसरा केंद्रीय लीडर आ सकता है। आपके पास केजरीवाल जैसा लीडर नहीं है और केजरीवाल जैसा शातिर नेता भी नहीं है कि जो हर मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से अपने पक्ष में उठाता है। अंबेडकर का मुद्दा उठा तो भाजपा का मुख्यालय घेरने चले गए, स्कॉलरशिप उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दी कि विदेशों में जो पढ़ने जाएंगे दलित बेटियां उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो तमाम तरह के केजरीवाल ने अब संजीवनी योजना लेकर आ गए। हालांकि उन्हीं के मंत्रालय ने कहा कि ये भाई अभी इस तरह की कोई योजना नहीं है। तो वो जनता के बीच जनता की नब्ज पकड़ना और जनता में लगातार बने रहना केजरीवाल जानते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की केजरीवाल को कोई बहुत चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि कम से कम इस बार हम एक सम्मानजनक सीटें लेकर आए। दो चुनाव से जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है बुरा, और जितना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई होगी, वोटों का बंटवारा होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक स्थिर वोट बैंक है, उसमें सिर्फ 2 से 5% अगर भारतीय जनता पार्टी जोड़ लेती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने या एक मजबूत विपक्ष देने की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है विनोद सर, अब बड़ा अहम है कांग्रेस के लिए, खास करके मैं कांग्रेस के लिहाज से भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस को तो कोई ज़मीन पानी है और पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकटें बांटी है, अभी तक जो बात हम लोग करते रहे कई बार, चाहे लोकसभा चुनाव के पहले या महाराष्ट्र के पहले या हरियाणा के पहले, इस तरह की चर्चा कई बार हुई कि कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। अभी फिलहाल ठीक है, बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही होगी, लेकिन देर वो भी है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 70 सीटों पर उम्मीदवार ले आए हैं, अगर मुख्य मुकाबला बीजेपी आपके बीच है तो कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे होमवर्क पहले से ही शुरू हो गया था। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जरूर छीनने की कोशिश केजरीवाल से। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उद्भव कैसे हुआ, पहले इसको समझना जरूरी है। आम आददमी पार्टी अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली। अन्ना आंदोलन किसके खिलाफ था? तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ था, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, जिनकी आज अंत्येष्टि हो रही है। और अब सब उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, वही लोग मांग कर रहे हैं जो कभी उनको न जाने क्या क्या कहते थे। उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव हुए, पहला चुनाव जब हुआ 2013 का, तो भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें थी और जैसा हर्षवर्धन जी बताया, और 28 सीटें आम आदमी पार्टी की थी, अनएक्सपेक्टेड। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सत्ता तश्तरी में रख के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दी है। कांग्रेस ने कैसे दी कि 49 दिन की जो सरकार चलवाई आम आदमी पार्टी की, उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी ने अपना प्रसार किया, विस्तार किया और पूरे दिल्ली की वो पार्टी बन गई। और उसके बाद जब कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया तो जो कांग्रेस सोच रही थी कि इसका फायदा मिलेगा, उसका नुकसान हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ज़बरदस्त कैंपेनर थे। उन्होंने सारा दोष जो है कांग्रेस पर मढ़ दिया। अब भाजपा ने कैसे दी सत्ता? क्योंकि भाजपा ने ऐसे दी कि भाजपा के पास एक क्रेडिबल फेस डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो उस वक्त जब 32 सीटें आई थी तब नेता थे। और उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो अपने को विड्रॉ किया, एक नैतिक वो लिया। उनके प्रति भाजपा के कार्यकर्ताओं में, दिल्ली के वोटरों में एक सहानुभूति थी कि यार ये शरीफ आदमी जो है सरकार बनाने से चूक गया। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने बजाय हर्षवर्धन के किरण बेदी को मैदान में उतार दिया। उन किरण बेदी को जो वोटर तो छोड़िए, वो अपने सपोर्टर को संभाल के नहीं रख पाई। और उन्होंने उस चुनाव में जिस तरह से मनमानी की, कि जिस तरह दिल्ली के सांसदों को अपमानित किया, डॉक्टर हर्षवर्धन को अपमानित किया, वो सबके सामने है। नतीजा ये हुआ कि पूरा भाजपा का कैडर से लेकर के और वोटर तक जो है काफ़ी बड़ी संख्या में, कांग्रेस का तो गया ही गया, वो तो चला ही जा चुका था, उसने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। तो दोनों के कंधों पर चढ़ करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और 2000 उसके बाद उसने अपना फ्रीबीज की जो सारी योजनाएं लागू की और उसका फ़ायदा उसको 2020 में मिला, वो फिर जीती। अब स्थिति ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद और कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की तरफ जो मूवमेंट हुआ है, खास करके माइनॉरिटी वोटों का पूरे देश में और दलित वोटों का लोकसभा चुनाव के बाद, उससे आम आदमी पार्टी परेशान है। और कांग्रेस को लगता है कि ये मौका है कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी बढ़ी है, दिल्ली उसका गर्भनाल है, जो अमृत कुंड है जहाँ से उसको ताकत मिली थी, और पंजाब तक सरकार बन गई। तो कांग्रेस मानती है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से ख़त्म हो जाए तो फिर पंजाब में भी उसको हराना आसान हो जाएगा, और फिर वो देश में उसका जो एक नैरेटिव बन रहा था वो कि वो सेंट्रिस्ट फोर्स बन सकती है बीजेपी के खिलाफ, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि गुजरात में भी जो 156 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। 13% वोट वो ले गए, कांग्रेस ने 27% वोट। हाँ, तो
ये कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस एडमेंट है इस बार दिल्ली में कि हमारी सरकार बने न बने लेकिन आम आदमी पार्टी की न बने। उसके लिए बीजेपी, जो दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता उनसे आप बात करो, कहते हैं बीजेपी से हम लड़ लेंगे। हमने 15 साल बीजेपी को बाहर रखा दिल्ली की सत्ता से, हम बीजेपी से लड़ लेंगे, पहले इनसे हम निपट लें। और ये बात मतलब कांग्रेस के लगभग दिल्ली के तो हर कार्यकर्ता के मन में है, और देश के बाहर भी, प्रदेश दिल्ली के बाहर भी कई कार्यकर्ता, नेता जरूर सुविधा, यहाँ तक कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो देखिए पंजाब के नेताओं ने फुट डाउन कर दिया कि हम नहीं अलायंस करेंगे, और इंडिया गठबंधन वहाँ अलग अलग लड़ा। आम आदमी पार्टी अलग लड़ी और वो अलग लड़े, दिल्ली में अलायंस था। कांग्रेस ने अच्छा भी किया। हाँ, और कांग्रेस वहाँ 7 सीटें जीती, पिछली बार 8 जीती थी, इस बार एक सीट कुरुक्षेत्र में उन्होंने आपस में कर लिया था हाँ, समझौता। और कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में उन्होंने किया लेकिन उनका कोई फायदा नहीं मिला उनको, और दिल्ली में तो साथ के साथ उसलिए हार गया गठबंधन। पंजाब में उनको फायदा मिला। तो पंजाब का जो अनुभव है वो दिल्ली वालों के लिए एक तरह से नजीर है, और पंजाब के नेताओं का कहना भी है कि देखिए हमने फुट डाउन किया, हमारा फायदा, हम आगे विधानसभा चुनाव में भी इनको चुनौती देंगे। तो वो उस रणनीति पर कांग्रेस चल रही है, इसलिए कांग्रेस ने अपने मजबूत कैंडिडेट उतारने जो उस पर हैं, जितने मजबूत हो सकते हैं सबको लगभग उतार दिया है। जैसा भी राक्षस जी ने भी कहा कि अच्छे कैंडिडेट दिए, चुनाव जीते या हारे अलग बात है, उसका वोट अच्छा परसेंटेज मिलेगा। वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ने का मतलब आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अब चुनाव में कितनी सीटें आती क्या आती हैं तो नतीजे बताएंगे, लेकिन और बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी का जो फिक्स वोट है 32 से 34%, वो उसके साथ है हर परिस्थिति में। लेकिन हर्षवर्धन जी ने जो कहा कि चेहरे का महत्व होता है, हाँ, क्योंकि 32-34% वोट के बाद जो आपको अतिरिक्त 6-7% वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, हाँ, वो चेहरे पे मिलता है, वो चेहरे पे मिलता है। तो वो चेहरा आम आदमी बीजेपी अभी तक नहीं दे पाई। अब एक और मैं बात करने जा रहा हूँ, बीजेपी की रणनीति समझ लीजिए। जैसे कांग्रेस की रणनीति है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी खत्म हो, भले बीजेपी की सरकार बन जाए। बीजेपी की रणनीति क्या है कि हमारी अगर नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी की बन जाए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस को दूसरे राज्यों में निपटाने के लिए। ये बीजेपी की रणनीति है, इसीलिए शायद वो चेहरा नहीं दे रही है कि भाई ठीक है। तो बी टीम और सी टीम कौन किसकी है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रणनीति दोनों की ऐसी है। ये हर्षवर्धन सर आप नहीं ये जो विनोद सर ने कहा बड़ा रोचक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, उसके लिए अभी कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद दोनों हाथों में लड्डू। कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूती से नहीं लड़ेगी, और ठीक बात है, कांग्रेस का हर नेता कहता है, वैसे कांग्रेस का नेता यूपी वाला भी कहता है, हमारे तो यूपी के ही ज्यादा मित्र हैं कांग्रेसी, तो वो सब कहते हैं कि समझौते के चक्कर में जो मायावती से पहला समझौता किया था, फिर जो समाजवादी पार्टी समझौता, सारे समझौतों ने कांग्रेस को धीरे धीरे गड्ढे की तरफ ले गया। सबसे पहले मुलायम सिंह सपोर्ट, बिल्कुल वहां से शुरू कर, वहां से तो जैसे वहीं से आप ले तो पूरा आपको दिखेगा कैसे पराभव होता चला गया। अब कांग्रेस पार्टी के भीतर से है, लेकिन मैंने एक लाइन बोली थी और मैं फिर कह रहा हूं, विनोद जी अगर उसको गलत हो तो तुरंत खारिज कर देंगे। अब राहुल गांधी की ही कृपा अरविंद केजरीवाल को बचा सकती है। कांग्रेस की पूरी टीम केजरीवाल से लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी, जिनको अगर अपना निजी दिख गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा जीत जाए, मतलब उनके मन में आ सकता है, राजनीति तो बड़ी विचित्र होती है ना। और मैं हमेशा कहता हूं कोई किसी की बीसी टीम नहीं होता भैया, जब बड़ा हो जाएगा तो वही ए हो जाता है, जब छोटा होता है तो आप उसको कहते हैं बी टीम। तो ये आइडिया ही बेकार है। नेता लोग कहें, हम पत्रकारों को इस तुकबंदी से बचना चाहिए। और एक बात और जोड़ूंगा मैं, दिल्ली में देखिए अब क्या है, अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जान चुकी कि भैया अरविंद से चेहरा लगा के नहीं जीत पाओगे, कोई चेहरा लगा के नहीं जीत पाएंगे। तो तरीका उन्होंने क्या निकाला है, 70 विधानसभा की 70 रणनीति तैयार है उनकी। क्यों वो देरी से आ रहे हैं? पहले वो अर्ली मूवर एडवांटेज लेते थे, इस बार उनको दिख रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये अपने बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट दे दें, उसके बाद हम उस सामाजिक समीकरण के लिहाज से, उन कैंडिडेट के लिहाज से अपनी रणनीति तय करेंगे। बाकी तैयारी की बात 2 साल पहले से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की टीम से, संघ के साथ जो उसके लिए प्रभारी बनाए गए, उनके साथ वो तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन देखिए जो बात आप लोग कह रहे हैं ना, कुछ रोचक कमेंट्स भी हैं, एक बार मैं जल्दी से उनको ले लेता हूं। जो बात आप कह रहे हैं लगभग मुझे लगता है कि उस दर्शकों की भी कुछ राय वैसे ही है। कैलाश चंद्र लिखते हैं कि राहुल गांधी ईमानदार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत सेल्फिश है और उनके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, और अगर आपको भी नहीं करना चाहिए, और आप अगर अपना मिशन आगे बढ़ाना चाहती है। उनका कहना है कि राहुल गांधी तो ईमानदार है लेकिन बाकी नेता बिल्कुल नहीं है। और राणा खलील लिखते हैं कि अजय माकन कांग्रेस को हराना चाहते हैं। और रजा लिखते हैं अजय माकन को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो बयान अजय माकन की तरफ से दिए गए थे, उसको लेकर इन्होंने लिखा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का समर्थन ना करें। लोगों के अलग अलग राय है, और वो हमारे खास मेहमानों की भी राय आपने सुनी, और जो तमाम दर्शक हैं उनकी भी राय आप सुन रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस ने जो FIR दर्ज कराई, पुलिस में शिकायत की, तो क्या आप समझते हैं बिना कांग्रेस हाईकमान की परमिशन के हुआ?
क्या राहुल गांधी की जानकारी के बिना हुआ होगा? तो इसलिए अजय माकन जो भी कर रहे हैं उनको कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से पूरी हरी झंडी है। ये अलग बात है कि शायद देशद्रोही वगैरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप कहला ही रहे हैं, अभी तक लोकसभा साथ मिलकर लड़े हो, वैसे भी विरोधी दल के लिए भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि बीजेपी कांग्रेस को देशद्रोही कहे या कांग्रेस बीजेपी को देशद्रोही कहे। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता जो इस देश में संविधान की शपथ लेके राजनीति कर रहा है वो उससे असहमत हो सकते हैं, देशद्रोही तो नहीं हो सकता। और इसमें कोई पाकिस्तान भी नहीं है, हाँ, देशद्रोही कह दे। जी, आप जब कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी बनी थी और चुनाव जीती, तो वो उस समय का माहौल आप लोग याद करिए। एकदम एक मतलब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार का, मनमोहन सिंह सरकार का एक इमेज बनाया गया था। उसमें हर मंत्री, इनकी लंबी लिस्ट थी जो कि इन्होंने नाम लेके बाकायदा जारी की थी, किसी को नहीं छोड़ा था। वो बैठ गए थे जंतर मंतर पे वो लिस्ट लेके कि ये सारे भ्रष्ट हैं। तो वो एक माहौल था और ऐसा लग रहा था कि इनसे मतलब धुली दूध से साफ पार्टी कोई दूसरी हो नहीं सकती है। तो एक देश का जो माहौल था ना, वो बहुत डिप्रेशन में उस वक्त माहौल था। लोगों ने इनको एक उम्मीद के रूप में देखा, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा, और इस वजह से ये सत्ता में आ गए। सत्ता में आए तो कुछ इनसे उम्मीदें थी लोगों को कि ये धर्म जात की पार्टी नहीं है, ये उसकी बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ गवर्नेंस पे फोकस करते हैं। तो लोगों ने इनको गवर्नेंस के नाम पे वोट भी दिया कि भाई दिल्ली में ये अच्छा चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। कुछ ज़रूरतें इन्होंने, स्कूलों की हालत सुधारी, कहीं हॉस्पिटल्स की हालत भी सुधारी है, थोड़ा बहुत तो सुधरा है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी रेवड़ियाँ भी बांटी हैं, ऑटो वालों का एक अपना इन्होंने वोट बैंक तैयार कर लिया है। वो सब मिला जुला के इन्होंने 2 बार सरकार तो अपनी बना ली, चला ली है, लेकिन अब वो थोड़ा एक्सपोज हो रहा है, वो नैरेटिव इनका एक्सपोज हो रहा है। और अब कांग्रेस अपना बिल्कुल वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो वो अब कांग्रेस अपना खोया हुआ जो ग्राउंड है वो रिक्लेम करना चाहती है, और ये जो कांटे की लड़ाई है वो उसी वजह से है। बीजेपी नहीं इस पोजीशन में है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, वो पहले भी हमने देखा है, जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब भी हमने देखा था। तो कांग्रेस अब अपना मौका देख रही है और उस मौके को वो गंवाना नहीं चाहेगी। ठीक है, राजकिशोर जल्दी से। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो इस मिथक के साथ आए थे और इस भावना के साथ आए थे, ऐसी उम्मीद थी कि वो एक आम आदमी वाकई जो आम आदमियों की समस्याओं को समझता है, जो उसकी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, उनको वो उस तरीके से सॉल्व करेगा। लेकिन इसके बाद पिछले 10-11 सालों में जो उनका जो चरित्र उभर कर आया है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम मूर्ति भंजन किए, अब उनकी मूर्ति भी टूट चुकी है, कम से कम ईमानदारी वाली। वो शीश महल ने जिस तरीके से पूरी तरीके से वो बिखर कर रह गई है। तो जो मिडिल क्लास है, जो दूसरे लोग थे, वो लोग तो पूरी तरीके से उनसे छिटक चुके। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली में जो 70% से ज्यादा अनियमित कॉलोनी है, यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है जहां पर लाभार्थी वर्ग एक बड़ा वर्ग है, और वो अरविंद केजरीवाल की ताकत है। और बात जो हो रही थी अजय माकन की और सबकी, तो एक बात तो मानकर चले कि अजय माकन आज की तारीख में, जिस एक समय जैसे अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडीज, जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह वगैरह की टीम होती थी, तो आज की तारीख में लगभग उस हायरार्की में वो वहां पर आ चुके हैं। तो जब ये कहा जा रहा है कि अजय माकन कुछ कह रहे हैं, अब जो अच्छा लोग कह रहे हैं उन्होंने देशद्रोही कह दिया, तो क्या हो गया? अरे भाई, जिनके लिए भारत रत्न की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी, उनके लिए क्या कहा गया? सोनिया गांधी के लिए क्या कहा गया? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के लिए क्या कहा गया? और उसी मंच पर जब अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो सुनीता केजरीवाल के साथ जाके पूरा गांधी परिवार, पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ा होते हैं। उसके बाद भी इस चीज का लिहाज नहीं करती है। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हमेशा हिट एंड रन किया। लेकिन अब क्या कर रही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी? उनको हिट कर रही और रन नहीं करने दे रही है। बस ये राजनीति बदल चुकी है दिल्ली की, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वो बिल बिला रहे हैं। और देखना होगा कि अब इसका नतीजा क्या आता है, क्योंकि क्या होगा, अभी तो थोड़ा वक्त है। अभी सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के भी बाकी उम्मीदवार सामने आएंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन क्या परिस्थिति बन रही है, क्या रणनीति हो सकती है संभावित, किस तरीके से आगे बढ़ने की ये सियासी दल दिल्ली के चुनाव में कोशिश कर रहे हैं कम से कम, और दिल्ली पे किसकी सत्ता चलेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी था, समझना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए रणनीति क्या है वही जानने की हम कोशिश कर रहे थे। आप भी, आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर सवाल छोड़कर जाइएगा, आपकी राय भी छोड़कर जाइएगा, ताकि अगले कार्यक्रम में हम उसको शामिल कर सकें। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप अमरुजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।